हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गिज़लिन अपने फादर की इजाज़त लेकर जाता है डिगार टेरिटरी में वहां के उनसे धोखा देकर हमला करने के बारे में बात करने के लिए और उसे सबक सिखाने के लिए। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हम देखते हैं कि गिज़लिन डिगार टेरिटरी की तरफ बढ़ रहा होता है अपने घोड़े पर अपने साथियों के साथ। दोस्तों, यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया गया है जहाँ पर गिज़लिन अभी तक पहुंचा नहीं है। गिज़लिन के पीछे अपने घोड़े पर चल रहा कोर वो भी बोल रहा होता है कि वो काउंट डिगार टेमोस या फिर जो भी उसका नाम था, अजीब सा नाम था उसका, कैसा आदमी है, इतनी जल्दी भाग गया डिगार टेरिटरी, वो भी अपने लोगों को मरते छोड़। वैसे वो इतनी जल्दी गया कैसे? तभी गॉर्डन जो कि इसके पीछे चल रहा होता है वो बोलता है कि ये हमारी गलती है, हमसे वो आदमी छूट गया। तब यहाँ पर कोर गिलियन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि नहीं, ये तेरी गलती नहीं है, ये तो ओल्ड मैन की गलती है। तूने तो अपना सारा काम किया था, वही कुछ नहीं कर पाया। अगली बैट लगता है मुझे उसी से लगानी पड़ेगी, मैं उसे हराकर कैप्टन बन जाऊंगा। दोस्तों, आगे चल रहा गिलियन ये सारी बातें सुन रहा होता है कि कोर क्या बकवास कर रहा है, गिलियन से मुकाबला करना चाहता है, वो इसकी चटनी बना देगा। तब कोर अचानक से गिलियन से बोलता है कि देखो कैप्टन, वैसे मुझे ये पता है कि हम लोग वहां पर जा रहे हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन वो आदमी तो बहुत ही घटिया है, हमें उसे मारना नहीं चाहिए। जिस पर गिज़लिन जवाब देता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा कोर, वो आदमी बहुत ही ज़्यादा घटिया है और हम ये भी जानते हैं कि वो पोडियम को छीनना चाहता था, लेकिन असली बात यह है कि दुनिया के सामने ऐसा नहीं है। दुनिया के सामने यही इमेज है कि मैंने उसके बेटे को यानी कि डिगार्ड के वारिस को मारा, इसीलिए डिगार्ड टेमोस ने मुझ पर यानी कि पोडियम पर हमला किया था। बेसिकली दुनिया यही जानती है कि वो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन असली में हम जानते हैं कि वो कितना घटिया आदमी है। सब कुछ जानते हुए भी हम उसके साथ ज़्यादा गलत नहीं कर सकते, हम सामने से जाकर उस पर हमला नहीं कर सकते हैं, हमें पहले जाकर उससे बातचीत ही करनी पड़ेगी। तब कोर कहता है कि क्या हम उस आदमी को मारेंगे नहीं? उससे बातचीत करने का क्या ही फायदा है, वो फिर से बचकर निकल जाएगा, इससे अच्छा तो हम अचानक से हमला करते हैं, उन लोगों को साफ कर देते हैं। ये सुनकर बेलिंदा कहती है कि हाँ, ये बस तुम्हारे जैसा मर्सनरी ही सोच सकता है, नोबल्स के बीच में ऐसी बातें नहीं होती है, समझे? इसके जवाब में कोर बोलता है कि क्या नोबल्स हो या मर्सनरी, इस बात से फर्क क्या पड़ता है? नोबल्स भी तो इंसान होते हैं, भगवान थोड़ी ना होते हैं। और बात यह है कि उस घटिया आदमी ने हम पर पहले हमला किया था, लड़ाई हम जीते हैं तो उसे मारना हमारा हक है। तब गिज़लिन कहता है कि तुम कोर इस बारे में इतनी चिंता मत करो, देखो मैं जा रहा हूँ ना, वैसे भी मैं ये फादर के कहने पर कर रहा हूँ और तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, गिज़लिन भी टेमोस को मारना ही चाहता है, लेकिन दुनिया के सामने तो यही इमेज आएगी ना कि पहले पोडियम के लोगों ने हमला करके उसके बेटे को मार डाला और फिर टेमोस को मार डाला, कोई भी उसकी गलती के बारे में नहीं सोचेगा। तब बेलिंदा कहती है कि क्या कहा, आप अपने फादर के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये सारे काम खुद करने होते तो आप क्या करते यंग मास्टर? तब गिज़लिन कहता है कि मैं अलग हूँ, मेरी सोच ऐसी नहीं है, मैं जानता हूँ कि वो कितना घटिया है, अगर मुझे ये करना होता तो मैं जल्दी से जाकर अकेले ही डिगार टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लेता। दोस्तों, गिज़लिन ने तो अपने इरादे बता दिए हैं कि वो क्या करना चाहता है और फाइनली वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिज़लिन पहुंच चुका है डिगार टेरिटरी में। सभी लोग कमरे में खड़े होते हैं मीटिंग रूम में, जहाँ पर डिगार टेमोस इससे चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ज़्वाल्टर कहाँ है? जिस पर गिज़लिन ने उसे जवाब दिया था कि मैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए आया हूँ, फादर बिजी हैं। तभी गिज़लिन अपनी मर्सनरीज की सेना को बोलता है कि इस आदमी को कुर्सी से उठाकर घुटने पर लेकर आओ। गिज़लिन का आदेश पाते ही कोर और उसका चमचा गिज़ेल दोनों ही आकर इस काउंट डिगार टेमोस के हाथों को पकड़कर उसे कुर्सी से उठा देते हैं और इसे खींचकर गिज़लिन के सामने लाने लगते हैं, जिस पर वो चिल्लाने लगता है कि हे मर्सनरीज, तुम अपने घटिया हाथों को मुझसे हटाओ, तुम कितने घटिया हो। लेकिन फिर भी जबरदस्ती ये घुटने पर इसे ले ही आते हैं और गिज़लिन के सामने पटक देते हैं। बेलिंदा बोलती है कि यंग मास्टर, ये सारा कुछ ठीक तो रहेगा ना जो आप कर रहे हैं? देखिए, अगर लोड की बात आई तो मैंने ये आइडिया नहीं दिया था, समझ लीजिए। गिज़लिन बोलता है कि मैं संभाल लूंगा। बेलिंदा इतने में ही टेमोस चिल्लाने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मैंने इस साम्राज्य को अपनी पूरी जिंदगी दी है, मैं एक वारिस हूँ, यहाँ का राजा हूँ, उसके बाद तुमने मुझे यहाँ पर झुकाया, कम से कम थोड़ी तो इज्जत दिखाओ मुझे। गिज़लिन फाइनली टेमोस की बातों को सुनकर परेशान हो जाता है, तलवार निकालता है और इसके मुंह की तरफ ले जाता है और कहता है कि टेमोस डिगार्ड, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुमने सबसे पहले पोडियम और डिगार्ड टेरिटरी के बीच की संधि को तोड़ा, उसके बाद तुमने हमारे दुश्मनों से हाथ मिलाया, उनके झूठे वादों में फंसकर तुमने पोडियम को चुराने की कोशिश की, ये सारे जालसाजी तुमने की है, उसके बाद तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। गिज़लिन जैसे ही धमका आता है तब टेमोस को लगता है कि ये बस ब्लफ कर रहा है, यानी कि इसके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा है। तब ये बोलता है कि तू मुझे मारेगा, हाँ सचमुच सीरियस है? तब गिज़लिन बोलता है कि हाँ, मैं तुझे जान से मार दूंगा, देख
तूने खुद युद्ध की शुरुआत की, बहुत सारे लोगों की यानी कि हजारों की संख्या के लोगों की जानों को दांव पर लगा दिया, उन्हें मरवा दिया, तो तेरी जिंदगी कैसे बच जाएगी? युद्ध में तो लोग मरते ही हैं, इसीलिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब गिजलिन अपना गुस्से वाला रूप बनाता है, तलवार को हवा में ले जाकर इसे काटने का पोस्टर बना रहा होता है, जिसे देखकर टेमोस समझ आता है कि ये तो मुझे सचमुच मार डालेगा, ये पागल है। टेमोस की आंखों में मौत का डर होता है, तब वो चिल्लाता है कि हे मुझे छोड़ दो, वेट वेट रुको, तुम देखो मैं अपनी पूरी टेरिटरी तुम्हें दे दूंगा, मेरी जान को बख्श दो। दोस्तों जैसा कि गिजलिन ने सोचा था, टेमोस ने खुद ही अपनी टेरिटरी देने के लिए हाँ कर दी है। सभी ये सारी चीजें देखकर हैरान हो जाते हैं। तब गिजलिन अपनी दूसरी चाल चलता है और जानबूझकर बोलता है कि तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है, तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा क्योंकि तुम काउंट हो कि किसी भी राज्य को यानी कि किसी भी टेरिटरी को संभालने के लिए उसी की फैमिली के मेंबर होने चाहिए। कोई भी वारिस ही इस गद्दी को ले सकता है और मैं तुम्हारा वारिस नहीं हूँ, तो मैं यहाँ का राज्य, यहाँ की सारी चीजों को किस तरह से संभाल सकता हूँ? यहाँ पर विद्रोह हो जाएगा मेरे खिलाफ। इस पर टेमोस कहता है कि अरे तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं हूं ना, मैं ये सारी चीजें संभाल लूंगा। देखो मैं तुम्हें ये लैंड दे दूंगा और ये भी बोल दूंगा कि तुम मेरे दूर के रिश्तेदार हो, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं झूठे कागज बनाऊंगा और दुनिया के सामने दिखाऊंगा कि तुम मेरे पहले से ही रिश्तेदार हो, इस तरह से तुम इस गद्दी को आसानी से संभाल लोगे। दोस्तों ये टेमोस तो सचमुच बहुत ही ज्यादा घटिया बंदा है। पहले तो इसने लालच में आकर हमला किया और अब अपने ही राज्य को बेच रहा है गिजलिन को, और झूठे पेपर्स बनाने की बात भी कर रहा होता है। और आगे ये टेमोस अपने साथी लोवेल पर चिल्लाता है कि कमांडर लोवेल तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो? तुम्हें दिख नहीं रहा मेरी जान खतरे में है? जाओ पेपर्स लेकर आओ, मैं साइन करता हूँ, पेन और पेपर लेकर आओ। दोस्तों बंदा गिजलिन की चाल में बिल्कुल फंस चुका है, अपने राज्य को उसे दे भी रहा है और साथ ही साथ मोहर भी लगा रहा है कि मैं खुद ही इसे राज्य को दे रहा हूँ। लेकिन गिजलिन की चाल अभी पूरी नहीं हुई थी। हम देखते हैं कि गिजलिन कहता है कि मैं तुम्हारी इस बात से भी कन्विंस नहीं हुआ हूँ, जिस पर डीगार टेमोस अपनी जान को बचाने के लिए बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा, तब तो तुम मुझे बख्श दोगे ना, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। देखो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों से ज्यादा कर वसूलूंगा और तुम्हें दे दूंगा, समझे? दोस्तों ये अपनी जान को बचाने के लिए गिजलिन के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है, बहुत ही ज्यादा हालत खराब कर रहा होता है। तब गिजलिन को इस पर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि किस तरह से ये गिड़गिड़ा रहा है। तब गिजलिन कहता है कि ठीक है, देखते हैं कि तुम्हारी जान की इतनी ज्यादा कीमत है या नहीं, चलो मेरे साथ। तब ये इसे खींच कर ले जाता है महल से बाहर और वहाँ की जनता के सामने पटक देता है। तब काउंट टिका टेमस बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम यंग लॉर्ड, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लाया? यहाँ पर ये लोग हैं, इनके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हर कोई हैरान रह जाता है कि इनकी टेरिटरी का राजा इनके सामने इस तरह से पड़ा है जमीन पर। तब गिजलिन कहता है कि चुप बे, तमीज से बात कर, ये वही लोग हैं जो तुम्हारी जान बचाएंगे, इनसे ही पैसे लेकर तुम मुझे देने वाला था ना। तब गिजलिन आम जनता से यानी कि डिगार्ड के लोगों से बातचीत करना शुरू करता है और कहता है कि डिगार्ड के वासियों मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं हूँ गिजलिन पर्डियम का वारिस, और ये है तुम्हारा राजा डिगार्ड टेमोस। इसने पहले पर्डियम पर हमला किया बदले की आग में जलकर, उसके बाद ये हार गया। इसने पर्डियम राज्य को छीनने की कोशिश की लेकिन युद्ध में करारी हार पाई है। इस युद्ध में पर्डियम का जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए मैं पैसे लेने के लिए आया हूँ, और ये चाहता है कि डिगार्ड की आम जनता यानी कि आप लोग इसके बदले में सारे पैसे मुझे दे। तो कौन है वो जो इनके बदले में मुझे पैसे देने को तैयार है? आगे बढ़िए। तो इसने तो टेमोस को मरवाने के लिए एक अलग ही प्लान बना रखा था। इसे आम जनता के सामने लाकर पटक दिया और कह रहा है कि पैसे दो मुझे अपने राजा को बचाने के लिए। तब सारे आम लोग यानी कि डिगार्ड की जनता चिल्लाने लगती है कि क्या तुम हमसे पैसे कैसे मांग सकते हो? पिछले युद्ध में सब कुछ खत्म हो गया था, हमारे हाथ तो बिल्कुल खाली है, हम किसान तो भूखे मर जाएंगे, हम तुम्हें पैसे कैसे देंगे? तुम नोबल्स इस बात को अपने आप ही खत्म करो, हमने नहीं कहा था लड़ाई शुरू करने के लिए। दोस्तों डिगार्ड के किसान भी बहुत ही ज्यादा गरीब है और यहाँ का राजा बहुत ही ज्यादा लालची है, इसीलिए ये पैसे देने को तैयार नहीं है। तब गिजलिन कहता है कि ठीक है, मैं पर्डियम का यंग लॉर्ड तुम्हें थोड़ी सी दया दिखाता हूँ और मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन बात यह है कि या तो तुम इसको बचाने के लिए यानी कि अपने राजा को बचाने के लिए मुझे पैसे दो, वरना बदले में अपने हाथों से अपने लॉर्ड को मारकर पर्डियम का एक भाग बन जाओ। इस टेरिटरी का सारा हिस्सा पर्डियम का हिस्सा बन जाएगा। क्या तुम इस बात के लिए तैयार हो? इस तरह से तुम्हें हार का बोझ नहीं झेलना पड़ेगा, तुम्हें मैं संभालूंगा, तुम्हारी हर एक चीज़ का ध्यान रखूंगा। दोस्तों गिजलिन ने यहाँ की यानी कि डिगार्ड की जनता को ये दिखा दिया है कि वो इन सब का ख्याल रखेगा, इसके अलावा इन्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ गिजलिन ने शर्त भी रख दी है कि डिगार्ड के लोग ही खुद अपनी लालची राजा को मारे, उसके बाद डिगार्ड टेरिटरी को पर्डियम के अधीन माने। आज के बाद डिगार्ड टेरिटरी नहीं रहेगी, वो पर्डियम बन जाएगी। दोस्तों बिना हथियार उठाए गिजलिन ने तो डिगार्ड टेरिटरी को अपने नाम लिखने का प्लान बना लिया है, लेकिन क्या
डिगार्ड के लोग ऐसा करेंगे? सचमुच ये ऐसा करने लगे थे। हम देखते हैं कि डिगार्ड के लोग अपने ही राजा को मारने के लिए उस पर पत्थर चलाने लगते हैं। दोस्तों यहाँ के लोग भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, गरीबी और भुखमरी से मर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका राजा इनसे पैसे लेता रहता है। इसीलिए इस बात से वो पहले ही परेशान है और युद्ध के पैसे ये कैसे दे पाएंगे। इसीलिए बहुत सारी भीड़ बनकर पहले पत्थर से इसे मारते हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि तुम बहुत ही घटिया हो, तुमने हमारी इस पूरी मिट्टी को बर्बाद करके रख दिया, हम किसान हैं, हम भूखे मर रहे हैं, तुमने हमसे सब कुछ छीन लिया, हमारे हाथ खाली है, तुमने हमारे बच्चों का खाना, उनके सर की छत, और अब तुम अपने लालच की वजह से चाहते हो कि हम इसे कर दें, इसे पैसे दें, तुम बहुत ही घटिया हो। और इस तरह से हम देखते हैं कि लात घुसे बचाते हुए, पत्थर मारते हुए ये अपने ही राजा डिगार्ड टेमोस को मार डालते हैं। दोस्तों ऐसा लगता है कि गिज़लिन पहले से ही जानता था कि डिगार्ड टेरिटरी की क्या हालत है, वहाँ के लोग पहले ही भूख रहे हैं और उसके बाद इनसे पैसे लेना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए इसने राजा को मारकर ही इस टेरिटरी को अपने क्षेत्र के अंडर ले लिया। देखा जाए तो अब पर्डियम का एरिया और ज़्यादा बढ़ गया है। तब हम देखते हैं कि गिज़लिन इसको मरवाने के बाद आगे बढ़ता है और बेलिंदा से कहता है कि बेलिंदा मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम फादर को संभाल लोगी ना। जिस पर बेलिंदा बोलती है कि ठीक है यंग लॉर्ड, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मैं लॉर्ड को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे इस बात का अच्छी तरह से विश्वास है कि ये सब करने के लिए आपके पास जरूर एक वजह होगी, इसीलिए मैं तैयार हूँ। दोस्तों बेलिंदा के एश्योरेंस के बाद हम देखते हैं कि गिज़लिन तैयार हो जाता है अपने पर्डियम टेरिटरी में वापस जाने के लिए। दोस्तों इस तरह से लड़ाई खत्म हुई। फाइनली हम देखते हैं कि पर्डियम का किला दिखाया जाता है। गिज़लिन वहां पर पहुंच चुका है। मीटिंग रूम में सभी लोग बैठे होते हैं। गिज़लिन की बातें को सुनकर वहां पर बैठा होमरन, एल्बर्ट और खुद गिज़लिन का फादर हैरान हो जाता है। उनकी आंखें फटी रह जाती है जब उन्हें पता चलता है कि काउंट डिगार्ड टेमोस मर चुका है। तब ज्वाल्टर चिल्लाता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम डिगार्ड टेमोस को अच्छी तरह से इज्जत देकर बात करोगे, क्या तुमने ऐसा नहीं किया, दया नहीं दिखाई। तब गिज़लिन कहता है कि हाँ मैंने दिखाई थी, जैसा कि आपने कहा था फादर, लेकिन मुझे लगा कि इसी तरह से ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। वैसे भी उनका और ज़्यादा जिंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं था। अगर वो और ज़्यादा जिंदा रहते तो वो फिर से आते और पर्डियम को धोखा देकर उस पर हमला करते। गिज़लिन की बातों को सुनकर हर कोई हैरान हो रहा होता है। होमरन और एल्बर्ट चिल्लाते हैं कि क्या फिर से हमला करता, दोबारा से हमला करता पर्डियम पर, लेकिन क्यों। तब गिज़लिन आगे बोलता है कि देखो आप सब ने इस बात को नोटिस किया है या नहीं मैं नहीं जानता, जैसा कि डिगार्ड टेरिटरी में इतनी सेना ही नहीं थी। आप खुद बताइए, उन्होंने 7,000 सैनिकों के साथ हमला किया। आपको लगता है कि खुद वो ऐसा कर सकते हैं? उनके पीछे कोई ना कोई था जो हमें बर्बाद करना चाहता था। 7,000 सैनिक मिलकर आए क्योंकि उसमें डेसमोंड की सेना भी शामिल थी और रेफोल्ड ने भी पीछे से मदद जरूर की है। दोस्तों गिज़लिन अपने बाप के सामने रेफोल्ड और डेसमोंड राज्य का सच लाना चाहता है। तब ये सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है कि क्या डेसमोंड ने मदद की होगी, लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो एक न्यूट्रल राजा है, वो किसी पर हमला नहीं करते। तब होमरन कहता है कि वैसे रेफोल्ड ने हमला क्यों किया होगा, जो सगाई टूटी है उस वजह से, या फिर तुमने जो अमेलिया के साथ किया था उस वजह से, कहीं वो हमसे चिड़े तो नहीं हुए, वो हमारे राज्य को पाना चाहते हैं। तब गिज़लिन यहाँ पर सोच रहा होता है कि रेफोल्ड राज्य ने तो धोखा नहीं दिया होगा, क्योंकि बात यह है कि अमेलिया वही इतनी बड़ी धोखेबाज है। जो भी मैसेंजर यहाँ पर गए होंगे रेफोल्ड राज्य की तरफ, उन लोगों को इसने मार दिया होगा ताकि वो लोग हमारी मदद ना कर सके। ये सारे घटिया तरीके उसी के हैं, वो मुझे बर्बाद करना चाहती थी। सच तो यही है, जब तक अमेलिया उस राज्य में है रेफोल्ड कभी भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा, वो हमारे साथ रहकर भी काम नहीं कर पाएगा। इस तरह से रेफोल्ड भी हमारा दुश्मन ही हुआ। लेकिन अगर मैं डिगार्ड टेरिटरी पर खुद जाकर शासन करूँ, अगर मैं खुद जाकर डिगार्ड टेरिटरी को संभालूँ, तो वो राज्य जो बॉर्डर पर हैं यानी कि रेफोल्ड और डेसमोंड कभी भी पर्डियम पर सीधा हमला नहीं बोल पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें एक मैप दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पर्डियम, रेफोल्ड और डिगार्ड टेरिटरी एक दूसरे के कितने आसपास है, दोनों ही बॉर्डर शेयर करते हैं। बेसिकली पर्डियम पीछे की तरफ है, पर्डियम का किला, उसके आगे है डिगार्ड टेरिटरी, और डिगार्ड टेरिटरी से ही दोनों राज्य यानी कि डेसमोंड राज्य और उसके साथ ही साथ रेफोल्ड राज्य के बॉर्डर लगते हैं। अगर खुद गिज़लिन यहाँ पर आकर इस किले पर बैठ जाएगा तो इनकी हिम्मत ही नहीं होगी कि डिगार्ड से आगे बढ़कर पर्डियम पर हमला कर सके। इस तरह से वो एक तरह से अपने राज्य को सिक्योर ही कर पाएगा। दोस्तों गिज़लिन का प्लान साफ था कि वो खुद आगे बढ़कर डिगार्ड टेरिटरी में जाकर रूल करे, जिससे वो एक रोड ब्लॉक की तरह काम करेगा, कोई भी पर्डियम में इस तरफ से तो नहीं घुस पाएगा। तब ज्वाल्टर बोलता है कि तो मैं समझ गया कि काउंट डिगार्ड टेमोस मर चुके हैं, लेकिन असली बात यह है कि इस तरह से डिगार्ड टेरिटरी हमारी नहीं हो जाएगी। तुम तो नियम जानते हो गिज़लिन, कोई भी राज्य मरने के बाद उनके वारिस को दिया जाता है, जिन्हें राजा ने खुद वारिस बनाया हो या फिर जो उनके खून के रिश्तेदार हो, उन्हीं को ही राज्य दिया जाता है। तो किस तरह से डिगार्ड टेरिटरी पर हम अपना शासन करेंगे। लेकिन दोस्तों गिज़लिन ने तो इस बात के लिए पहले से प्लान तैयार करके रखा था ना। उसने तो काउंट डिगार्ड टेमोस से पहले ही पेपर पे साइन ले लिए थे कि वो उनका यानी कि काउंट डिगार्ड टेमोस का एक खून का रिश्तेदार है, दूर
दूर का, और इस तरह से वो डिगार टेरिटरी का राजा बनने लायक हो गया है। गिजलिन अपने फादर को डेमोस का साइन किया हुआ पेपर दिखाता है जिसमें लिखा हुआ है, मोहर लगी हुई है कि गिजलिन उनका वारिस है जो आगे चलकर डिगार टेरिटरी को संभालेगा, जिसे देखकर तो ज्वाल्टर भी हैरान ही रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई। पेपर दिखाते ही गिजलिन तुरंत बोलता है कि देखिए फादर, जैसा कि काउंट डिगार डेमोस ने खुद ही मुझे अपना वारिस बनाया है, उन्होंने सत्ता खुद मेरे हाथों में दी है। अगर ये लेटर हम दुनिया के सामने ले आए तो इस तरह से हमारे सारे काम हो जाएंगे और डिगार टेरिटरी पर हमारा कब्जा हो जाएगा। दोस्तों गिजलिन की चालों के सामने तो हर कोई यहाँ पर निशब्द खड़ा होता है, हर कोई हैरान है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा होता है। ऐसा लगता है कि ज्वाल्टर अपने बेटे के इरादों को भाप चुका है। तब ये अपने बेटे से बोलता है कि देखो गिजलिन, अगर मैं तुम्हें उस जगह का वारिस बना भी दूं तब भी एक टेरिटरी को चलाना इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जिससे कि तुम एक पूरी टेरिटरी को संभाल पाओ, पूरी टेरिटरी के सिस्टम को मैनेज कर पाओ। क्या तुम्हारे पास इस तरह के मंत्री हैं, लोग हैं, क्या तुम कर पाओगे? लेकिन दोस्तों हीरो बंदे गिजलिन ने इन सारी चीजों को तैयारी पहले ही कर रखी है। तब गिजलिन कहता है कि ऑफ कोर्स फादर, मैं तैयार हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास इसके लिए एक आदमी है जो सारे काम कर देगा। दोस्तों एक आदमी जो पूरी टेरिटरी को संभालेगा, आखिरकार कौन है वो तोप? दोस्तों गिजलिन की इस बात से हमें यहाँ से सीन को बदल के दिखाया जाता है। हमें कहीं सुदूर, मतलब कि बहुत ही दूरी पर एक और साम्राज्य दिखाया जाता है। हमें एक जगह दिखाई जाती है, ऐसा लगता है कि ये किसी तरह का बार टाइप की जगह है जो कि सिरोन साम्राज्य में है। सिरोन साम्राज्य की ओस्टन टेरिटरी की ये जगह है। एक बार है जहाँ पर एक बंदा हमें दिखाई दे रहा होता है। दोस्तों इस रेस्टोरेंट या फिर बार में बहुत सारे बंदे बैठे हैं, जहाँ पर हमें एक नीले कपड़े वाला बंदा दिखाया जा रहा है जो कि शायद जुआ खेल रहा होता है। यहाँ पर और भी बंदे बैठे होते हैं जो कि इस नीले कपड़े वाले बंदे के बारे में बोल रहे होते हैं कि ये कितना बेवकूफ है, इसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, देखो देखो क्या कर रहा है। लेकिन अगर आज की बाजी ये हार गया ना तो इसका एक हाथ कट जाएगा, एक हाथ तो इसका गया काम से। दोस्तों हमें यहाँ पर भारी भरकम से बॉडीगार्ड टाइप के बंदे भी दिखाई देते हैं जो कि इस नीले कपड़े वाले बंदे के सामने खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं कि क्लोड, तुम जानते हो ना अगर आज तुम हार गए तो क्या परिणाम हुआ। जिस पर ये क्लोड कहता है कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, मजे करो यार, जुआ चल रहा है। तब यहाँ पर जो बाजी चल रही होती है, ऐसा लगता है कि ये ग्लास के अंदर डाइस टाइप की कोई चीज है जिसे ये उठाकर दिखाने वाला होता है। जैसे ये ग्लास को उठाता है हमें 4 डाइस दिखाई देते हैं जिन पर एक ही नंबर दिखाई दे रहा होता है। ऐसा लगता है कि क्लोड जुए की बाजी जीत चुका है और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि अब क्या करेगा अबे तू। दोस्तों ये बंदा क्लोड तो गिजलिन का पिछली लाइफ का दोस्त है। याद है जब वनीसा के बारे में ये बंदा बता रहा था फ्लैशबैक के सीन में, जब गिजलिन ने इसका नाम बताया था, यही तो वो बंदा है जिसका एक हाथ कट चुका है। ऐसा लगता है कि आज ही वो दिन है जब इसका एक हाथ कट जाएगा। लेकिन क्या गिजलिन टाइम पर आकर इसे बचा लेगा, इसका हाथ कटने से बचा लेगा? और क्या ये सचमुच पूरी टेरिटरी को चला सकता है? क्यों गिजलिन इस पर इतना विश्वास करता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस में। मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।